शादी के बाद मैं और मेरे ठरकी बूढ़े ससुर घर पर अकेले होते थे। जब भी मेरे सीने से दुपट्टा सरक जाता तो मेरे ससुर ये देखकर अपने सूखे होंठों पर जबान फेरते और दौड़ते हुए बाथरूम में चले जाते। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे, तब ससुर ने बुलाया और कहने लगे, बहू मुझे गरम गरम दूध ला दो। मैं दूध लेकर आई तो उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ये वाला नहीं। इतना कहकर ससुर जी ने दुपट्टा उतार कर मेरे दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी बात से इनकार न करना, वरना वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर फराज को एक आवाज़ देते, तब मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, होश हवाश उड़ने लगते थे। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे और आज तीसरा दिन था कि जब सुबह सुबह फराज ने मुझसे कहा कि आज हम साहिल समंदर पर घूमने जाते हैं। मैं भी खुश हो गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने फराज को पुकारा तो वो फौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर से तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो जाओ ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम अपने कमरे में घुसकर अपनी बीवी से चिपक कर बैठे रहो। अपनी बीवी से भी कहो किचन की सारी जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत नहीं है जो उसके नाज़ो नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और इन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फराज ने मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया था कि अब्बू की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी कश्मकश में थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज तो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था। मैं तो मज़ीद घबरा कर रह गई थी। फराज जब कमरे में दाखिल हुए तब उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, यार माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, साहिल समंदर पर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फराज तो फ़ौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना बनाया था, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब घर पर बहू आ गई है तो साफ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी। तब मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो अचानक ही मेरा दुपट्टा सीने से सरक गया। मैंने पूछा, जी अब्बू जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगे। फिर कहने लगे, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की हरकत बड़ी ही अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर से पैर तक नहीं देखते। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटा और अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया।
इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे भी पास बैठ जाया करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठा बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए कोई अलग से कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया, तब फौरन से पीछे कर लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध? ना बाबा ना, ये मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गर्मा गर्म दूध पीना पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में ऐसा जाने क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से फराज को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फराज से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास चली गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लग गया था। मैंने फ़ौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आंखें भरी थीं। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ मैरून रंग का जो फैंसी जोड़ा पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो फराज को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फराज फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते। कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें करती उनसे? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोच रही थी कि मैं फराज से बात करूं, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह सवार थी। मेरा पूरा वजूद हिल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फराज से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मेरे शौहर फराज थे। कहने लगे, शबनम दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों तुमने सुबह से दरवाज़ा बंद किया है? मैं कमरे में बैठी हुई फराज की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। फराज कहने लगा, तुम में ज़रा भी शर्म हया है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी है। ये शुगर के मरीज़ हैं। अगर अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती।
बेहतर है कि आप और कोई इंतज़ाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फराज गुस्से से तिलमिला उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं इस महारानी को आए हुए, और अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं, और अलग होने के ख्वाब तो पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। फराज कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे बाप की पहले ही 5 बेटियां थीं। वो बहुत ही गरीब और नेक इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकियाँ, उसकी गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त फराज जितने गुस्से में था, मैं उन्हें सच बताती भी तो वो यकीनन मुझे झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब न दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फराज, इसको आखिरी बार अच्छे से समझा दो, इसके दिमाग को दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाकर बात करूँगा, इसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सैल नज़र अपने ससुर पर डाली। फराज कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना ही कोई भाई बहन है। ऐसी जिंदगी के लिए तो लड़कियां ख्वाहिशें करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और तेवर और ननद होते तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे मैं अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की ही तो रोटी देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बहुत बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना ही ये फसाद देखने के लिए। फिर मैंने कहा, देखो फराज, ऐसा करें, आप ना अपने बाप की शादी करवा दें। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ फराज ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरा बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी पड़ रही हैं? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बातें हैं। मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पाँव हैं उनके, शुगर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो गुस्से से मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी? देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बू के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मेरे मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फराज की आवाज़ आ गई। कहने लगे, शबनम, बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो। अब्बू को बाजार का खाना हजम नहीं होता।
मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फराज ने एक बार भी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी है या नहीं, तुम भी खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फराज का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने उसके बाद अपनी ज़ुबान बंद कर ली। फराज जब फैक्ट्री चले गए तो मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर तो मेरा ससुर कातिलाना हंसी हंसने लगा था। कहने लगे, तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदलो लड़की, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो, समझी तुम। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं और ख़ुद को आग लगा लूं। ऐसी ज़िल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन से बाहर आ जाती। न उनके पास बैठती, न उनसे बातें करती। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फराज का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी और शामी कबाब बनाए थे। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बड़े मज़े का खाना बनाया है। फराज भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 10,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये लो पकड़ो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फराज मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बू अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी जल्दी से खड़े हो गए। मेरी तरफ दौड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फराज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बू का कौन सा तरीका है। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए कि मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाने का। अल्लाह ताला ने तो बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर फराज भड़क उठा। कहने लगा, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें ज़रा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर दिया। अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बू के दिल में जगह बनाओ, तुम हर वक्त हर बात पर एतराज़ करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर अकड़ कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बू ने ये बातें नहीं सुनी, वरना मज़ीद मुसीबत में पड़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंज करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ शबनम, अपना रवैया अब्बू से ठीक कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फराज, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने अब्बू की शादी करवा दो। ये कहकर मैं तो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है, जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और वो अब वापस आ चुका है।
वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने अपनी पसंद की शादी की और मेरे ससुर उससे नाराज थे, इसीलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि फराज का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवियों को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी बड़े गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर यहाँ क्यों वापस लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फराज ने भी कहा कि अब्बू गुस्सा जाने दो, छोड़ दो ना, जो होना था हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र अदा किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी फराज के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब बढ़ गई थी। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बू, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अमरीन? वो कहने लगी, मुझे अब्बू की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते रहते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फराज ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बू ने यही रवैया रखा तो मैं तो उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था, जो कि मेरे और फराज के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बैरूने मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बू की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो फराज की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। मेरा शौहर फराज जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फराज, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बू से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बू भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60-65 साल है। आपको तो चाहिए था कि आपकी अम्मी की मौत के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी कर देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद फराज की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बू से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तो फिर फराज ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर पड़ी हुई है। मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बू ने नाजो नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ब खुद कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फराज अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बू को एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में काम करता है, जिसकी वजह से मैं उसकी गैर मौजूदगी को काफी महसूस करती हूँ।
मैं रात भर उसके लिए वीडियो देखती रहती हूँ और मेरी ख्वाहिशें रोज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे पूरा किया जाए। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की ओर गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान है। उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन वह दिखता 22 साल का है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना मैं अपनी जरूरतें उसके साथ पूरी कर लूं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मेरे पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं हर रात बेचैनी से गुजारती थी और महसूस करती थी कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाने का बहाना बनाया। मैंने खूबसूरत कपड़े पहने और अपने कमरे में बैठ गई। जब उसने मुझे देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे स्पष्ट बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी इस काम के लिए बेकरार हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने महसूस किया कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की इच्छाओं को समझ नहीं सकी। मैंने कहा, ठीक है, फौरन दरवाजा बंद करके आ जाओ। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। फिर उसने मुझे बिस्तर पर, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावटों के बावजूद मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अब तक पूरे नहीं हुए थे और मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस नहीं किया था। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई, लेकिन मुझे बचपन से ही शादी की ख्वाहिश थी। मैं उन लड़कियों में थी जो कम उम्र में ही वीडियो देखने की आदी हो गई थी। स्कूल और कॉलेज में हम एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाया करती थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आता उसे नापसंद के साथ वापस लौटना पड़ता था और इससे मेरा दिल टूट जाता था। जैसे जैसे मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे शादी में देर होती गई। काफी देर तलाश करने के बाद मुझे एक रिश्ता मिला और मैंने तुरंत हामी भर दी। लड़के के परिवार को भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के भीतर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर खुश थी, लेकिन यह खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। उसे वहां ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। जब मैंने सुना कि 1 महीने बाद वह फिर से विदेश चला जाएगा, तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात है? अगर आपको वहीं रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि उसके छोटे भाई बहन हैं और जब तक कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार का भार कम नहीं करता, तब तक घर की जिम्मेदारी उस पर है। घर के कई खर्च हैं जो उसे खुद ही उठाने हैं। उसने बताया, मैं यहाँ रहकर दर्जी का काम करता था, लेकिन लोगों की तरफ से सिलाई का काम नहीं मिलता, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होता। इसी वजह से मैं विदेश चला गया। उसने कहा, मैं वहां इतनी कमाई करता हूं कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें? तो उसने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां मेरा मकान नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा चलता है। फिर उसने कहा, वह साल में 1 बार ही घर आता है। उसे भी सिर्फ 1 महीने के लिए सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी शादी पर गहरा गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी सादगी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने सब्र करने की कोशिश की। मेरे पति की शख्सियत गंभीर थी। न तो उसने मुझसे कभी खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किलों का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र किया। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सकें। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ और वह विदेश चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सारा दिन गुजरता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे किसी भी मामले में बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी।
हालांकि मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ खाते थे। मेरा देवर एक समझदार लड़का था जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोरिंग थी और देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में रात को देखी हुई फिल्म के सारे दृश्य घूम रहे थे। मैंने किचन में जाकर कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम करते समय भी वही दृश्य मेरे दिमाग में थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वह दृश्य फिर से देखूं। मैं हर चीज से बेफिक्र होकर उन्हें देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सीधा हो गया और कहा, भाभी, खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दीजिए। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बस बनाने ही लगी थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा, भाभी, शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल लाउंज में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास खाना भी उसी कमरे में खाना खा रही थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी सारी हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस तरह की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत बहुत खराब निकली, क्योंकि वह कौन होता था मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल एक ओर रख दिया। चाय पीते हुए मेरे देवर मुझसे पूछने लगा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? इस सवाल पर मैं कुछ हिचकिचा गई और मैंने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, क्या आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमांटिक? इस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर नापसंद मनाजिर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद हैं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि उसे अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? उसके इस सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं। देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है। इसके अलावा मुझे आप बहुत पसंद हैं। आपके पति ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर विदेश चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, आप अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लें। मैंने एक रोमांटिक लहजे में अपने देवर को वहां से जाने का कहा। उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना वजह मुझसे बातें करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से ऊंची आवाज लगाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी, इधर आइए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी इसे लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैंने झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन वह मुझे गौर से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त सांस लेना भी भूल गई। जब उसने मेरे चेहरे के सामने आ रही बालों की लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं अचानक घबराकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? यह तो आपकी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरी करीबियों को पाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से बचने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजर मेरी ओर गहराई से देख रही हो। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायजा लिया और सोचा कि मुझे
बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं। जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हो रहा है, जिससे मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, लेकिन वह नींद में इतनी ऊंची आवाज में खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रह सकी। इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरे देवर ने मुझे मुस्कुराते हुए लगातार देखा। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे उनकी याद आती है। इस पर उसने बोला, फिर तो आपको पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती होंगी। भाई की याद में तो आपको नींद नहीं आती होगी। उसके इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर वह वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की हरकत है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आते हो? मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपको सोते हुए देखना अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सो रहा है। मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिससे मैं घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, जब मैं कमरे का दरवाजा खोलकर सो रही थी तब ऐसा होना मुमकिन था। तुम्हारे शौहर भी यहाँ नहीं है। उसकी बेबाक बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही खोल रखा था, अब क्यों इतनी नेक बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने तो अपने देवर को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन यह सच है कि देवर कभी कभी आग की तरह होते हैं और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम खत्म किया और मुझसे कहा, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसने कहा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वही सब किया है। आंखों का गुनाह तो तुम भी करती थी, मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? यह कहकर वह चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगले दिन मैं बिना बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था। इस घटना की शुरुआत उस समय हुई जब मुझे अपने पति के परिवार के लोगों की तरफ से अविश्वास का सामना करना पड़ा। मैं इस हालात से बहुत मायूस हुई। मेरी दोस्त ने सलाह दी कि मैं अपने पति से कहूं कि वह मुझे विदेश बुला ले ताकि मैं वहां नौकरी कर सकूं। मैंने इस सलाह पर अमल किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे विदेश नहीं बुलाएंगे तो मैं तलाक लेने पर मजबूर होंगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे विदेश बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वापस जाने का इरादा टाल दिया। मेरी जिंदगी में यह बदलाव उस समय आए जब मैंने अपने विचारों को साफ और पाक महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन जल्दबाजी की और अपने मोबाइल से सारी नापसंद सामग्री हटा दी। जब मेरे पति वापस घर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और उनका इंतजार करने का फैसला किया। मेरे पति अकेले घर गए, लेकिन वह वहां सिर्फ एक हफ्ते रहे और फिर जल्दी वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस लौट आए।
फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन इस समय मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे आश्रम की टीचर दिखने में बहुत सुंदर थी। वह हमेशा मुझसे बड़े प्यार से पेश आती थी। उनका यूं प्यार से पेश आना मुझे तब समझ में आया जब एक समान उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उसे दिन वह स्कूल नहीं आई थी, जिसे मैं भी चिंतित था। शाम को उनके घर जाते ही उन्होंने मुझे सीधे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पास बुलाकर टीचर ने कहा कि आप मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, तुम मेरा अकेलापन दूर कर सकते हो। ऐसा कहकर टीचर ने वहीं पर मुझे कभी सपने में भी यह नहीं लगा था कि मेरी पहली नौकरी मेरे लिए इतनी लकी साबित होगी। मैं एक आश्रम में चपरासी के रूप में हाल ही में नौकरी पर लगा था। आश्रम में स्कूल की एक खूबसूरत शिक्षिका मेरे प्यार में पड़कर मुझे कुछ ही दिनों में ऐसा स्वर्ग सुख देगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सालों में जो मैं नहीं कर पाया था, उसके सारे सबक मुझे वह टीचर देने वाली थी। इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरा नाम निखिल है और मैं 18 साल की उम्र में नौकरी में लगा था। जिस ज़िले में मेरी नौकरी थी वहीं में रहता था। नौकरी के 4 महीना में ही मैं अपने एक ही कम से बोर हो गया था। जल्दी ही मैं उसे स्कूल से अपना ट्रांसफ़र करवाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में कुछ रोमांचक घटित हुआ। एक दिन आश्रम में बच्चों के बीच झगड़ा होने लगा। जब मेरी नज़र वहाँ गई तो मैंने देखा कि उसे भीड़ में एक सुंदर महिला थी। मुझे नहीं पता था कि वह आश्रम की नई शिक्षिका है। बच्चों के शोर शराबी का संभालने में उन मस्तान भाई को दिक्कत हो रही थी। तब मैं झगड़ा को सुलझाने के लिए उसे भीड़ में प्रवेश किया। बच्चों ने मस्त रण भाई को पूरी तरह से घेर रखा था, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही मैं भीड़ में घुसा, टीचर का हाथ अनजाने में मेरे हाथ में आ गया। मैं बच्चों का झगड़ा सुलझाने में व्यस्त था और मेरे दांतों से सभी बच्चे शांत हो गए। आश्रम में मैं सबसे मिलजुल कर रहता था और समय आने पर बच्चों को डांट भी देता था। मेरी एक जोर से दांतों पर बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। किसी बच्चे के पर मैडम के पैर पर लग गए थे, जिससे उन्हें अच्छी खासी चोट लगी थी। उनका हाथ पकड़ते हुए मैं उन्हें टीचर रूम तक ले गया। वहां पहुंचते ही मैं उनके पैरों पर मुहर्रम लगने लगा। उसे रूम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम स्कूल के नए चपरासी लगते हो। इस आश्रम में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। मैं यहाँ की नई मैडम हूँ। मेरा नाम निशा है। मैडम ने खुद एक चपरासी से अपनी पहचान करवाई थी। मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। मैडम ने कहा कि नौकरी के पहले दिन स्कूल के किसी कर्मचारी से इस तरह मुलाकात होगी। यह मुझे नहीं पता था। मेरी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। मैडम के पैर पर पट्टी बांधकर मैं अपने दूसरे काम पर निकल गया। कुछ देर बाद फिर मैं टीचर रूम में शिक्षकों को पानी देने आया। वहां जाते ही मैंने देखा कि वही मैडम वहां बैठी थी और अपने पैर को छैल रही थी। मैं उनके पास गया, उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है? मैडम ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी एक और मैडम वहां आ गई और निशा मैडम का हाल पूछने लगी। मैं वहां से जाने ही वाला था कि उन्होंने मुझे रोक लिया। वह बोली, निखिल, निशा, मैडम को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्या तुम उन्हें उनके घर छोड़ सकते हो? मैं सहमति जताई और निशा मैडम कॉल के घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे दिन पहली बार मैंने उनके घर देखा। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर तक ले गया और फिर उनके कमरे तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं उनके लिए रसोई में चाय बनाने लगा। मैडम फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई और मैं उनके लिए चाय लेकर बाहर आया। चाय देते ही मैं वहां से निकलने लगा। इस पर मैडम ने मेरा धन्यवाद किया और मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए मेरी बहुत प्रशंसा की। उनकी बातों में मेरी तारीफ सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। जिस तरह से मैडम ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, वह सब कुछ थोड़ा अलग था। मैं उम्र में उनसे छोटा ही था, तो शायद वह इसलिए से मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वह 35 साल की थी, परंतु अपनी उम्र में भी वह बहुत सुंदर थी। पहली मुलाकात में मैं उनके घर तक पहुंच गया था। मैडम सुबह से बहुत अच्छी लगी। उसे दिन के बाद से मैडम का कोई भी काम होता तो वह मुझसे कहती। मैं उनका हर छोटा बड़ा काम कर देता था। वह मुझसे बहुत खुश थी। एक दिन मैडम का जन्मदिन था। मैंने कुछ शिक्षकों को उन्हें जन्मदिन की बधाई देते देखा और उसे समय हमारी नज़रें मिली।
मुझे मैडम को खाली हाथ बधाई देना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नज़रें मिलने के बाद भी उन्हें बधाई ना देना भी सही नहीं लगा। तभी वह मेरी ओर आने लगी। तभी प्रधानाचार्य ने मुझे आवाज़ दी और मैं उनके काम के लिए वहाँ से निकल गया। उसे दिन जब भी निशा मैडम और मेरी मुलाकात का मौका आता तो मैं उनसे दूर हो जाता, क्योंकि मुझे उन्हें खाली हाथ बधाई नहीं देनी थी। शाम को मैडम जी ने मुझे उनके घर में जन्मदिन के मौके पर आमंत्रित किया। रात को अपने कमरे में जाकर मैं अच्छे से तैयार हुआ, फिर उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा और उनके घर पहुंच। जैसे ही मैं वहां पहुंच, मेरी आवाज़ सुनकर वह मुझे अपने घर के गेट पर लेने आई। उन्होंने अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखा था। उसे दिन एक सुंदर घर और एक सुंदर महिला को मेरी आंखें सबमिटने की अब कोशिश कर रही थीं। मेरे किराए के छोटे से कमरे में जो सुंदरता नहीं थी, वह सुंदरता उनके घर में थी। उनके घर में पहुंचकर मैंने देखा, हमारे अलावा घर में और कोई नहीं था। उनके जन्मदिन का केक मुझे टेबल पर दिख रहा था। मतलब ज़रूर कोई मेहमान में केक लेकर आया होगा। मैं मास्टरनी जी से पूछा कि उन्हें भी बाहर बुलाए। इतनी देर से मैं अकेला ही आ बैठा हूँ। जब उन्होंने कहा कि घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, फिर यह आपके जन्मदिन का केक कौन लाया, ऐसा पूछते हुए बोली, ये केक मैं खुद ही लेकर आई हूँ। मैडम जी ने अपने जन्मदिन का केक खुद ही लाया। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। केक लाने का विचार मुझे क्यों नहीं आया। मैं अपने मन में ही बड़बड़ाने लगा। मैंने मैडम जी से कहा कि मैडम सच में माफ़ करना, मुझे भी आपके लिए केक लाने का ख्याल नहीं आया। तब वह मेरे पास बैठ गई और बोली कि लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने स्कूल में मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी। ऐसा कहकर वह मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई। तब मैंने उनके सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका गिफ्ट दिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैंने कहा, भाई मुझे ऐसे खाली हाथ अपने शुभकामनाएं नहीं देनी थी, इसीलिए मैंने सुबह आपको शुभकामनाएं नहीं दी थी। वह गिफ्ट देखकर भाई बोली, निखिल तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा आना ही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा कहकर मैडम जी ने मेरा हाथ पकड़कर केक काटा। उन्होंने मुझे केक खिलाया और मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है, क्या आपके पति दूसरे शहर में हैं? तब वह हंस पड़ी और बोली, पति, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मुझे शादी का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपना सिंगल जीवन की रही हूँ। वह दिखने में सुंदर थी। उनमें इतनी सुंदरता होने के बावजूद उनकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उसे रात मैंने उनके घर पर ही खाना भी खाया। उनके हाथ में भी काफ़ी स्वाद था। उनसे बातें करते करते रात के 10 बज गए। घड़ी पर मेरी नज़र पड़ते ही मैंने मैडम जी से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं ऐसा कहते ही वह बोली, निखिल इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ। मैडम जी अकेली थी शायद, इसीलिए वह मुझे रुकने का आग्रह कर रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि वैसे भी कमरे पर जाकर रोज़ की तरह मैं अकेला ही पढ़ने वाला हूँ, तो आज की रात यहाँ रुकने में क्या समस्या है। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी मैडम ने कहानी की लाज की। रात, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह जल्दी निकलना हो तो चले जाना। हाँ ना करते हुए मैंने उनके यहाँ रुकने की हम ही भर दी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और अंदर से मुझे आवाज़ थी। मैं अंदर गया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, मैडम सॉरी, मुझे माफ़ करें। मुझे लगा आपने मुझे आवाज़ दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मेरा ऐसे कहने पर उन्होंने कहा, निखिल सच में मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी। कपड़े बदलते वक्त उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। वह मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। उन्होंने कहा, पीछे मेरी पीठ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरे कपड़े के हक से खोलने में उनके कपड़ों को हाथ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें मदद की आवश्यकता थी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैंने शर्माते हुए उनकी मदद की। मेरा काम खत्म होते ही मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। उसे रात मैंने जैसे तैसे उनके घर में ही बीते। सुबह जल्दी ही मैं अपने कमरे पर निकल गया, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म कमरे पर थी। बिना उसके मैं नौकरी पर नहीं जा सकता था। कुछ ऐसे ही और दिन बीत गए। 2 दिन हो गए और मैडम स्कूल में नज़र नहीं आई। 2 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, निखिल मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। उनकी एक आवाज़ पर मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। मैंने देखा कि उनका चेहरा पूरा उतर गया था और उन्हें ठीक से चलने में भी परेशानी हो रही थी। मैंने उनकी हालचाल पूछी तो पता चला कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है। इसी वजह से वह पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। मैं उनके लिए मेडिकल से दवा ले आया।
उन्होंने कहा, मैं 2 दिन से दवा ले रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। क्या तुम गर्म तेल से मेरी मालिश कर सकते हो? शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिले। अब तक मैं उनके किसी भी काम को मन नहीं किया था, और आज तूने मेरी सच में ज़रूरत थी। मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? मैं भी चाहता था कि वह जल्दी ठीक हो जाए। रात के 9 बजे उनकी कमर की मालिश करने लगा। जैसे जैसे मेरे हाथ उनकी कमर पर घूम रहे थे, उनकी मुझे आवाज़ आ रही थी, शायद तूने बहुत दर्द हो रहा था मैडम। जवान थी उनकी कमर पर मेरी नज़र पड़ने। मैं खुद पर काबू होने लगा, लेकिन मैं खुद को संभाला और वहाँ से बाहर चला गया। मैडम ने कहा, दिन में अपनी नौकरी कर लो, लेकिन कृपया कुछ दिन रात को मेरे पास यहाँ रुक जाओ। मुझे थोड़ा आराम लगने लगेगा तो मैं खुद कह दूँगी कि आप तुम जा सकते हो। वह बेचारे अकेली, उनकी मदद के लिए आसपास और कोई नहीं था। मैं वहीं रुकूं या ना रुकूं, इसी सोच में था कि तभी मैडम बोली, निखिल, संकट के समय अपने ही काम आते हैं। मैं तुम्हें अपना मन कर रुकने को कहा, पर तुम्हारी इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं। मैडम उदास हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं आपका अपना हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपको ठीक नहीं लगता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गई। उसे राज्य मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं उनके घर गया। मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया। पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत से काम की आदत हो गई थी। मेरे हाथ का खाना खाकर मैडम बहुत खुश हो गई। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अचानक उसका चुंबन ले लिया। उनके लिए यह सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। रात में सोने से पहले मैंने उनकी कमर की मालिश कर दी। मालिश के बाद मैं हाल में जाकर सोने की सोच रहा था, लेकिन मैडम ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, आज तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ। रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। उनके पास सोने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन उन्हें मेरी सच में मदद चाहिए थी। इसीलिए मैंने वह रुकने का फ़ैसला किया। जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, मैं सोने लगा। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ महसूस हुआ। मैं चौंक गया और पास का नाइट लैंप चालू किया। लाइट ऑन करते ही देखा कि मैडम का हाथ मेरे पेट के पास घूम रहा था। यह देखकर मैं उनका हाथ झटक दिया और बोला, मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपका कर्मचारी हूँ, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ तो मेरे कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। तो मैं देखकर रोज़ मेरा मन तुम्हारे पास आने को करता था, लेकिन तुम हमेशा इतनी खूबसूरत औरत से नज़रें चुराकर दूर भागते हो। तुम इंसान तो हो ना जैसे ही। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा, आप मुझ पर ऐसा बेवजह शक मत करो। मैं इंसान हूँ, लेकिन आपकी और मेरी लेवल मैच नहीं होती। फिर भी आप मुझसे प्यार करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अमीर गरीब का भेद नहीं करती, पर तुम अब महिलाओं की तरह शादी का बहाना बंद करो। पर मैडम, जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो वह बोली, अब तो मुझे पक्का सके कि तुम सच में इंसान नहीं हो। अपनी कमी छुपाने के लिए ही तुम यह सब बहाने बना रहे हो, है ना मैडम? मुझे उकसा रही थी ताकि मैं उनके साथ समय बिताऊं, पर मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैडम, मुझे भी आप पसंद हैं, लेकिन मैंने आपको कभी उसे नज़र से नहीं देखा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो एक महिला के साथ थोड़ा समय बिताकर उसे भूल जाएं। मैं अपनी जीवन साथी देखता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी मुझे इस नज़र से देखी। मेरी बात सुनते ही वह मुझसे दूर हो गई और बोली, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है, और इसीलिए मैं 35 साल की उम्र में भी कुंवारी हूँ। मुझे शादी के बारे में थोड़ा सोचा होगा, अभी तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसे रात मेरे मन करने से मैडम नाराज़ हो गई थी, लेकिन सच में मैं फालतू लड़कों में से नहीं था। मैंने मैडम को अपनी पत्नी के रूप में देखा था। उसे रात में उनके कमरे में नहीं रुका और हाल में जाकर सो गया। काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में भी नहीं जा पाया। अगले दिन स्कूल में जब मेरी और मैडम की नज़र मिली तो वह कुछ अलग ही अंदाज में थी। उसी दिन मैडम ने मुझे स्कूल के बाहर मैदान में बुलाकर मेरे हाथ में कुछ पेपर दिए और कहा, इन्हें बाहर किसी व्यक्ति को दे देना। मैं तो बस चपरासी का काम कर रहा था। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था जिसे पेपर देना था, ये पूछने के लिए कि पेपर किस देने हैं। मैं फिर से टीचर रूम में गया, लेकिन तब वहाँ मैडम नहीं थी। मुझे वह मुखिया अध्यापक के केबिन में जाते हुए दिखाई दी। उनसे बात करने के लिए मैं केबिन के पास गया। अंदर से मुझे मुखिया अध्यापक और मैडम के हंसी की आवाज़ से सुनाई देने लगी। मैडम मुख्य अध्यापक के सामने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी। मेरे प्रति उनके मन में जो प्रेम था उसे सुनकर मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया था।
उसे रात मुझे रहा नहीं गया और इसीलिए मैंने मैडम को बिना बताए उनके घर जाने का फैसला किया। फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर मैं हुआ उनके घर का दरवाज़ा खुला था। जब मैं उन्हें किचन में देखा तो उन्हें कंधे पर उठाकर उनके कमरे में ले गया। कमरे में जाकर मैंने उन्हें बेड पर लेटाया और मैं भी उनके पास बैठ गया। लेकिन तब मैडम के चेहरे पर मैंने घबराहट देखी। वह डरी हुई लग रही थी। मैं उनके पास गया और कहा, मैडम, कल आपने मुझे यही सब उम्मीद की थी, तो आज आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने उनके माथे का पसीना पूछा। तभी उनके कमरे के वॉशरूम से एक आदमी बाहर निकाला। उसे आदमी को देखकर मैडम अपनी जगह से उठकर बैठ गई और आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगी। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। उसे समय मुख्य अध्यापक की हालत ऐसी थी जिस पर साफ लग रहा था कि उनके और मैडम के बीच पर बहुत कुछ है। मैंने कहा, मैडम, मुझे आपका यही सच देखना था। अच्छा हुआ कि सुबह मुझे कोई और नहीं मिला, नहीं तो आपके झूठे नाटक को प्रेम समझकर मैं आपका गुलाम बना रहता। सुबह मुख्य अध्यापक की केबिन में आप मेरी तारीफों के तो पुल बांध रही थी। वह सब मैंने सुना है। आपने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर मुझे अपने सारे अवैध काम करवाने की भी कोशिश की थी। आज तक मैंने अपने भोलेपन और उसके प्रति प्रेम के चलते आपके सारे काम किया। आपने मुझसे जो भी काम करवाया, मैंने उनकी सच्चाई को एक बार भी नहीं पर रखा। लेकिन मुझसे झूठ बोलकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप एक ढोंगी शिक्षक हैं। आपका सारा सच अब मेरे सामने है। पिछले कुछ महीनों से आप मेरे घूम रही थी, मुझे पास बुला रही थी। आपको क्या लग रहा मुझे आपसे प्यार नहीं होगा? मैं आपके साथ आपका जन्मदिन का केक काटा। उसे दिन आपने मेरा हाथ थामा था, तब आपके प्रति मेरे दिल में और भी जगह बन गई। मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया था। अगर एक दिन भी आप स्कूल में दिखाई नहीं देती तो मुझे आपकी चिंता होती। मैं तो आपके प्यार में पागल हो गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसने मेरे सामने अनजाने में ही आपका सर चला दिया। आपने अपनी अदाओं से मुख्य अध्यापक को भी पागल कर दिया होगा। इन मुख्य अध्यापक ने आपको एक अपंग व्यक्ति की जगह नौकरी पर रखा है। ये भी मुझे समझ में आया। आपका तो डीएड तक का भी शिक्षक नहीं हुआ। स्वभाव की और मुख्य अध्यापक की बातचीत सुनकर मैं आपके बारे में सारी जानकारी जुटा। मुख्य अध्यापक ने आपके प्यार में पागल होकर एक अपन व्यक्ति को नौकरी खली और आपकी तरह की नालायक महिला को वह नौकरी दे दी। पिछले कुछ दिनों से जो अनाज की बोरियां आप लोग स्कूल के गोदाम से मेरी गाड़ी में डाल रहे थे, वह अनाज आप दोनों बाहर ब्लैक में बेच रहे हो। यह भी मुझे पता चल गया है। आश्रम के गरीब बच्चों का खाना चुराते समय भी तुम दोनों को भी शर्म नहीं आई। अनाज की कमी की वजह से बच्चे रोज़ भूखे रहते हैं। उनकी ही बद्दुआ से आज तुम्हारी सच्चाई सामने आई है। ये समझ लो। मेरी बात सुनकर दोनों ही मुझ पर हंसने लगे। प्रधानाचार्य बोले, तू 2 कौड़ी का सिपाही हमारे सामने तो बकबक कर रहा है, लेकिन बाहर तेरी बात कौन सुनेगा? मैं आप अपने मुंह से कबूल करता हूँ कि हाँ, इस महिला को मैंने एक कपल व्यक्ति की नौकरी खाकर फर्जी तरीके से नौकरी पर लगाया। इतना ही नहीं, आश्रम का अनाज भी मैं बाहर ब्लैक में भेजता हूँ। अब मैं तेरे सामने सब कुछ कबूल कर लिया, तो भी तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानाचार्य और मैडम मुझ पर हंसने लगे। दोनों ही मुझ पर हमला करने के लिए मेरी ओर बढ़े। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम दोनों ही चालाक हो सकते हो? एक नज़र इस कमरे की खिड़की पर भी डालो। कमरे की खिड़की के बारे कैमरा चालू था। आश्रम के एक मास्टर वहाँ कमरे में पूरे समय से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वहाँ मैं स्कूल के सभी शिक्षकों को भी बुला रखा था। इतना ही नहीं, आश्रम के ट्रस्टी भी उसे समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तुरंत ही मुख्य अध्यापक और उसे महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास इन दोनों के कबूल नाव वाला वीडियो भी था, जिसे सबूत के तौर पर भी सभी शिक्षकों के साथ मैं पुलिस में जमा किया। एक साधारण चपरासी का यह बड़ा काम देखकर आश्रम के सभी शिक्षकों, ट्रस्टी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। इतना ही नहीं, मुझे चपरासी से पढ़ा नीति देकर सीनियर क्लास की पोस्ट पर भी दे दी गई। कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी ने मुझे इस स्थान पर पहुंचा है। वह टीचर जी ने मुझे एक साधारण चपरासी समझा रही थी। असल में उनके लिए साधारण नहीं, बल्कि उनसे भी बढ़कर था। साथियों, किसी का छीनकर इंसान ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकता, चाहे वह 1 रुपया हो या नौकरी। जब आप उसे धोखे से हासिल करते हैं तो एक दिन वह ब्याज समेत वापस वसूला जाता है। इसलिए जो भी ईमानदारी हासिल कर सकते हैं वही हासिल करें, और जो आपके पास से उसमें संतुष्ट रहे। मेहनत की रोटी में किसी का डर नहीं होता।
वह हमेशा सुख और संतोष ही देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।